हो गया, चलो बैठ जाओ। हाँ, हम अब लाइव हैं। मैंने बता दिया कि कल हमने क्या किया था, एक चैप्टर जो इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का था हमने कर लिया था। हेलो आप सभी यूट्यूब में जो मुझे ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, हमने कल किया था क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो थ्योरी का पार्ट है हमने पूरा स्टोरी कर लिया था, जो प्रोस का पार्ट था। और जो उसके एमसीक्यू रह गए थे, जो इस क्लास के बेस पे एमसीक्यू मैंने तैयार किया है, लगभग 35 एमसीक्यूज़ हैं। मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन में सारे एमसीक्यूज़ हो जाए। अगर सारे एमसीक्यूज़ नहीं हो पाएंगे तो हम एक और क्लास उसके लिए ले लेंगे, उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है, आप क्लास में भी और यूट्यूब के सारे मेरे दोस्तों को भी। देन हम स्टार्ट करें। और तुम जो भी लेट से तुम नहीं आए थे, जो भी क्लास है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा एंड तुम लोग जाकर वहाँ देख सकते हो। क्योंकि बार बार एक क्लास नहीं आने पे रिपीट करना, ये ना मेरे लिए ही पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है कि बार बार वो एक ही चीज़ रिपीट हो। बाद में बाकी बच्चे भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं, राइट। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये अब मैं कर ही रहा था, देखो हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था, 16 नंबर क्वेश्चन है, हमने 20 तक कर लिया था, राइट। और इसमें से वही सारे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो अनुमानित क्वेश्चंस है। मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन बैंक में उठा लो, बिहार बोर्ड का 12th का इंग्लिश का फर्स्ट जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, किसी भी क्वेश्चन बैंक में उठा लो या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर सेट में उठा लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आए, ये गारंटी के साथ है। प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्लास अभी हुआ था इंग्लिश का, उसमें बच्चों ने हर तरीके से ट्राई किया, हर क्वेश्चन देखा, लेकिन इस क्वेश्चन से 4 गो क्वेश्चन था 2 साल में, 4 का 4 क्वेश्चन बच्चों ने इजीली कर दिया बिना मेरे से पूछे, यानी क्लास उनके लिए बेनिफिशियल था। अपने को यही चाहिए ना, 50 MCQ है, 50 में 50 सही चाहिए, 100 ऑप्शन देगा, 50 को टिक करो, 50 में 50 सही होना चाहिए, ताकि थ्योरी में आराम से 30 गो नंबर लाओ 50 में से और विजेता बन जाओ, 400 नंबर के रैंक लिस्ट में शामिल हो जाओ। ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन जितने बच्चे देख रहे हैं वहाँ तक आवाज़ जा रही होगी। अगर नहीं जा रही है या कोई कमी है तो मुझे बता सकते हैं कि सर ये कमी है, नहीं, मैं प्रयास करूँगा इम्प्रूवमेंट करने का। एक्चुअली ये लास्ट क्लास है तो मैं भी नींबू जैसा हाल निचोड़ा जाता है ना, वैसा हाल मेरा भी हो गया। सुबह 6 बजे से मैं लगातार 4-5 क्लास अभी तक क्लास ही ले रहा हूँ। ओके, मुझे नींद भी बहुत लग रहा है। तो जो लोग नहीं आए तो वो क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया कि क्लास ऑनलाइन चला जाएगा, वो क्लास ऑनलाइन देख लेंगे, सिर्फ यहाँ देखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन, राइट। ए स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी डी, तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस रहेगा, राइट। सबसे एक में है बैड कंडक्ट, देखो बैड कंडक्ट, ओके। सेकेंड में है इंटेलिजेंट, CUN से कंडक्ट समझ लेना। और थर्ड में है गुड, CUN से समझ लेना कंडक्ट, राइट। और फोर्थ में है डिलाइटफुल, GHTFUL, फुल कंडक्ट, राइट। हमारे पास 4 ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 1 में। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। कम फास्ट गाइज, कम फास्ट। यस यस, कमिंग। सिट डाउन आशीर्वाद है यार, सिट डाउन। और वो किधर गया? बाकी बच्चा सब आएगा क्लास में? बताओ, सुबह से तुम्हारा टीचर भूखा हुआ है, बच्चा सब खा रहा है। पहले देखना, पीछे बैठ जाओ ना, हिले नहीं तो हिल जाएगा। पीछे जा सकते हैं कुछ लोग यार, पीछे तक सीट खाली है यार, बच्चों यार सीट का कमी थोड़ी ना है।
अरे इतना भी नहीं गर्मी हो रहा है कि तुमको पंखा चाहिए। सुबह से आए हैं लोग हमें थोड़ा पता चाहिए ओके, देखो तो हमारा जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, ये बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट एंड डिलाइटफुल कंडक्ट। मैं इसके बैड मतलब तो बुरा होता है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान या तेज होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, और डिलाइटफुल मतलब आनंदमय होता है। पंखा की लाइट चली गई, पंखा गायब। अब से पंडित जी दूसरा क्लास में भी आ गए। ठीक है, एक दो दिन। हाँ, डिलाइटफुल है। ओके, मतलब आनंद, आनंदमय। ये कंडक्ट मतलब, ये कंडक्ट समझो आचरण को बोलेंगे, आचरण। तो सबसे पहले बुरा आचरण क्या? यस, सबसे पहले तो कैमरा में हाई करने इधर से ना होगा, उधर से नहीं होगा। वो इसमें सिर्फ मैं दिख रहा हूँ ना प्रॉपर। हाँ, इसमें मैं दिख रहा हूँ, तुम लोग नहीं दिखोगे। देखो, महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है तो बैड कंडक्ट का उन्होंने कहीं पर जिक्र ही नहीं किया है, कहीं भी नहीं। वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ का बात करते हैं, लेकिन बैड कंडक्ट क्या है? निगेटिव चीज़ है, तो इसको हम टॉस एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब छटनी विधि को बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, राइट। इंटेलिजेंट कंडक्ट, हो सकता है कि इंटेलिजेंट कंडक्ट काम आए, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि महात्मा गांधी के चैप्टर में इंटेलिजेंट जैसा कोई शब्द यूज नहीं हुआ है। जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तुम नहीं पढ़े हो तो तुमको नया वो लग रहा होगा, लेकिन इंटेलिजेंट जैसा कुछ यूज नहीं हुआ है। ओके, तो इसको भी हम अलग करेंगे। उसका गुड कंडक्ट है, अच्छा आचरण, वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और ये सी नंबर ऑप्शन सही था उसमें, जो गुड कंडक्ट है, यानी अच्छा आचरण। बोलते हैं ना कि वहाँ पे महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि अच्छा आचरण हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाती है, राह दिखाती है, यानी ड्यूटी ऑफ पाथ दिखाती है, गुड कंडक्ट, राइट। तो अच्छा अच्छा डिलाइटफुल आचरण यानी आनंदमय। आनंदमय आचरण से बहुत ज़्यादा, गांधी जी वाज हार्ड वर्कर ना, तो कभी आराम का, आनंदमय जीवन का तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो हार्ड वर्कर काफ़ी थे, तो इसलिए डिलाइटफुल कंडक्ट से भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन हुआ है, हो रहा है, वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप इसको दे पा रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया। उसके बावजूद भी कुछ समझ नहीं आया तो सारे के सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, आप जाके यूट्यूब पे भी देख लोगे, राइट। और हमारा सेकेंड नंबर है, और मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन यहाँ पूछा था, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन वाला लिखने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे पूछा था। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, आप जब बुक अपने देखोगे तो वहाँ गुजराती वर्ड एक यूज हुआ है, क्या? गुजराती वर्ड। इसे किसी खास स्टेट विशेष से मत जोड़ना, ये स्टेट स्पेशल नहीं है। गुजराती वर्ड जोड़ा गया है हमारे सिविलाइजेशन को पहचान देने के लिए, आपके बुक में मेंशन है। तो वही पूछ रहा है, इस बुक में जो सिविलाइजेशन के लिए मेंशन है गुजराती शब्द का मतलब क्या है? तो गुजराती शब्द का मतलब क्या है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। मैं तुमको अच्छा आचरण वाला व्यक्ति ना बोल के बोल दूंगा यू आर द गुजराती व्यक्ति तुम गुजराती आदमी हो, यानी तुम अच्छा आचरण का आदमी हो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? चलो हम कम टू द नेक्स्ट में हमारा है, सबसे पहला ऑप्शन है ICC। मुझे उम्मीद है कि ICC का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सबको पता होगा। सेकेंड में है अ चाइल्ड बॉर्न, सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में है अ मैरिज प्रपोजल, MRPR, अ मैरिज प्रपोजल। यस, कम सुमित, अ मैरिज प्रपोजल, राइट। अ फोर्थ वन इज भारत इज माई होम, राइट। ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है। बोल रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। मैंने क्या बोला? सिविलाइजेशन क्या है?
आचरण है, एक इंसान के अंदर कैसा क्या आचरण होता है। एक सिविलाइज्ड व्यक्ति, मैंने बार बार बताया है, एक सिविलाइज्ड व्यक्ति ही सोसाइटी को अच्छा कर सकता है, समाज में अच्छा कुछ परिवर्तन या क्रांति ला सकता है। आप सिविलाइज नहीं हो तो आप एक गाय भैंस के समान ही, एक कुत्ते के समान ही। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, एक बंदर से हम लोग निकल के आए हैं। आज बंदर हम में क्या फ़र्क है? बंदर आज वही जंगल में भटकता, लेकिन हम लोग कपड़े पहन के एक परमानेंट सेटलमेंट हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? तो हम लोग सिविलाइज्ड हैं, तो हमको क्या सिखाता है? मोड ऑफ कंडक्ट, कि वो किस रास्ते पे चले, उसका कर्तव्य भी सिखाता है कि किस रास्ते पे चलना है। ये जो पॉइंट है ये कहाँ से लिया गया है? विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी फ्रॉम। ये जो पंक्ति है, जो लाइन है, ये लिया कहाँ से गया है? आईसीसी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, अ चाइल्ड बॉर्न से, ये क्या है, अ मैरिज प्रपोजल से, भारत इज माई होम से। कहाँ से लिया गया है? आईसीसी, राइट। क्योंकि इतना फिलोसफिकल बात पाथ दिखा देगा, रास्ता, आचरण, फिलोसफी का बात महात्मा गांधी ही कर सकते हैं। फिलोसफी हर किसी के समझ से बाहर होता है, महात्मा गांधी ने इसका बात किया है, तो इस वजह से आईसीसी हमारे लिए सही रहेगा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप कंफर्ट बना ले रहे हो तब खुशी की बात है, नहीं है तो फिर भी अभी भी विचार करने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है अमेरिकन्स। AMR से मैं अमेरिकन्स मान लेता हूँ, मैं PDF भेज दूंगा, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। MAR से अमेरिकन्स, AFR से मैं अफ्रीकन, AFR से मैं अफ्रीकन मान लेता हूँ, आप भी मान लो। IND से इंडियन मान लो, हम इंडियंस। और PHARONS फराहंस है। तो बोल रहा है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स इसमें से कौन थे? फराहंस थे। इसको एलिमिनेशन भी मेथड जान लो, मान लो बहुत लोग भूल जाएंगे। पूछ रहा है इजिप्ट के सेंस में, ये इजिप्ट के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो अमेरिकन्स तो आएगा नहीं, पहले कट कर दो। इंडियंस आएगा नहीं, पहले कट कर दो। उसके अफ्रीकन्स, इजिप्ट अफ्रीका में ही है, अफ्रीका के मेडिटेरियन सी में बार बार बता रहा हूँ, उससे टच हुआ है। लेकिन अफ्रीकन ये पूछ रहा है किसके बारे में? रूलर्स के बारे में, नॉट पीपल के बारे में। ये पीपल्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये रूलर्स के बारे में पूछ रहा है। अगर पीपल्स के बारे में पूछ देता तो एक दफ़ा हम सोच लेते कि अफ्रीकन्स हो जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है रूलर्स के बारे में। रूलर्स को क्या बोला जाता है? फराहंस। इस वजह से अफ्रीकन भी गलत, राइट। जिन लोगों ने क्लास किया है वो तो जवाब दे देंगे, जिन लोगों ने नहीं किया है मैंने उनको सजेस्ट कर दिया है। जो लोग भी अब लेट आएंगे, मेरा जो टाइम है उसी पे क्लास स्टार्ट होगा। तुम लेट खा पी के आओगे सुमीर? चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए होता है। तो जो जिसका भी क्लास छूटेगा मेरे भाई, हाँ, वो लोग क्या करेगा, आ जाएगा इसमें, यूट्यूब पर देख लेगा। ओके, समझ गया। अब नो टॉकिंग। देखो फोर्थ वन में क्या है? क्वेश्चन नंबर देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिपेंडेंस है। IDP से मैं लिख दूंगा, इंडिपेंडेंस तुम समझ जाना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा टाइम लगेगा। एक है ग्लोरी, हो सकता है ग्लोरी तुम लोग को रिकॉल किया हो। और सेकेंड में है ऑनेस्टी, ONOHON से ऑनेस्टी समझ लेना, एंड PWR से पावर समझ लेना, राइट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इंडिया रिमेन्स ओमूवेबल दैट हिज हर। इंडिया आज भी अपने किस चीज़ के लिए अडिग है? ओमूवेबल मतलब, इस शब्द का मतलब होता है अडिग रहना, ठीक है। OMMOVABLE मतलब बोलते हैं ना, अडिग रहेगा, अडिग अमर रहे, अडिग, ठीक है। ओमूवेबल मतलब होता है अडिग रहना किस चीज़ के लिए। इंडिया आज किस चीज़ के लिए आज भी अडिग है? रिमेन्स मतलब अभी तक अडिग है। ऑप्शंस तुम्हारे पास है, इंडिपेंडेंस का, एक इंडिया में ही इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस तो हर जगह, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है।
तो ये तो होगा नहीं। हमको सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में बात करना है, इंडिया के कल्चर के रेफरेंस में बात करें, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। तो इंडिपेंडेंस का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हर कंट्री इंडिपेंडेंट है अपने आप में। ग्लोरी यानी चमक धमक अपने प्रभुत्व के लिए, प्रभुत्व यानी चमक धमक के लिए आज भी अपने इंडिया फेमस है, राइट। अपने ग्लोरी के लिए इंडिया आज भी, मतलब ग्लोरी मतलब निकलता है ना, उसका बहुत बड़ा वैभव है, प्रताप है, बहुत प्रतापी शासक है, यानी ग्लोरियस, ही इज द ग्लोरियस किंग, राइट। यू आर द ग्लोरियस स्टूडेंट, मैं बोलूँगा, यानी तुम बहुत प्रतापी स्टूडेंट। भारत के नंबर 1 राजा किस सेंस में पूछ रहे हैं? देखो, शक्तिशाली से सवाल नहीं होता, हर कोई अपने अपने एरिया में अपने अपने टाइम में शक्तिशाली था। जिस टाइम में मुगल सत्ता भारत में स्थापना हुआ, तो बाबर अपने तुझके बाबरी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि इंडिया के सबसे, जबकि सेना सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया में शासन किसका था? लोधी का, इब्राहिम लोधी का, इतना क्रूर शासक का। फिर भी बाबर ये लिखता है कि उस समय कृष्णदेव राय का, उस समय विजयनगर एम्पायर चल रहा था साउथ में, हम्पी में, तो लिखता है कि इस समय भारत का सबसे ताकतवर सत्ता कृष्णदेव राय द्वितीय है, सेकेंड कृष्णदेव राय है। तो हम किसी हम रूलर को ताकतवर या कमजोर से नहीं देख सकते, उसके अचीवमेंट को उसके काम से देख सकते हैं। इतिहास में बहुत शासक हुए, लेकिन आज तक ग्रेट 2 ही हुआ, एक अकबर द ग्रेट, एक अशोका द ग्रेट। ग्रेट 2 ही लोग हुए, क्यों? लड़ने की वजह से नहीं हुए, अपने कामों के वजह से हुए। धर्म के प्रति उनका सम्मान, जो इज्जत रिस्पेक्ट था, वो अकबर भी ग्रेट है। औरंगजेब को लोग क्यों गाली देते हैं, लेकिन अकबर को लोग हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि अकबर था हमेशा सब धर्म रिलीजन को एक साथ लेके। देखो, इसका अलग हिस्ट्री में, देखो सबसे पहला इंटरनेशनल विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही हुआ था, हेलेना से हुआ था, जिसको कंधार मिला था। तो उस समय कंधार में ही सब आता था, ठीक है, कंधार मिला। किसको दरियापुर चाहिए? अरे दरियापुर से मुझे याद आया, दरियापुर कौन है? सूरज कौन है? दरियापुर सूरज को ना चाहिए, गायत्री मंदिर को किसको चाहिए? बोलो, गायत्री मंदिर में दिला देता हूँ। तो हम तुमको चाहिए मुझे, तो चलो हम तुमको नेपाल भी दिला देते हैं साथ में। तुम नेपाल लेगा? तुमको रशियन तो नहीं मिलेगा, रशियन के लिए तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया, जाने दो, बात बंद करते हैं। हो गया ऑनेस्टी। हो सकता है मैं ईमानदार हूँ तो आप बेईमान हो, आप बेईमान हो तो मैं ईमानदार हूँ। अरे हटो, जब बात खत्म करो, एक बात होती है हंसी वाली, ठीक है। ऑनेस्टी, हर कोई ऑनेस्ट नहीं हो सकता, तो इसमें ऑनेस्टी का बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है। और लास्ट में पावर, शक्ति, तो इसका मतलब ही नहीं। गांधी जी में कभी पावर का तो यूज हुआ ही नहीं, गांधी जी के चैप्टर में। वो तो पावर जहाँ रहेगा वहाँ हिंसा होगा, पावर मिलती है हिंसा से ही। इतिहास उठा के देख लो, पावर जिसको मिली हिंसा से मिली है। सी नंबर नहीं होगा, ऑनेस्टी इसमें है, ऑनेस्टी जा बी को गट कर दिए। चलो, बी ग्लोरी इसमें सही होगा, अपने चमक धमक के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए, अपने शोभा के लिए, वैभव के लिए। मैं एक ही साथ सब इसका पर्यायवाची शब्द बोल दे रहा हूँ, प्रताप के लिए। पर यहाँ पे प्रतापी स्टूडेंट कौन कौन है? यहाँ एक तो पप्पू है प्रतापी स्टूडेंट। तुम लोग को मैं एक बात बता दूँ, 7 बजे आता है, 7 बजे से मेरा क्लास लगाता है, 7 बजे से अभी तक 11 बजे बैठा रहता है मेरे खाली इंग्लिश के क्लास के लिए। देख लो, ही इज दैट गाय। इनके लिए क्लैपिंग, एक छोटा सा क्लैपिंग तो होना ही चाहिए। बस 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 हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, भारत इज माई होम, ठीक है।
भारत इज माई होम 5th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, राइट। सेकेंड ऑप्शन है अ पिंच, PCH से पिंच समझ लेना, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अ पिंच ऑफ स्नफ। मैं PDF दे दूंगा, आप लोग देख लेना। भारत इज माई होम। और थर्ड में है ICC, राइट। फोर्थ में है आइडिया दैट मैं पहले लिखवा दूं, उसके बाद क्वेश्चन बोलूं। बोल रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इनोवेशन आर टू मोडिंग टू रिसिस्ट इज फ्रॉम। मतलब जो अभी मॉडर्न में इमीडिएट को बोलते हैं, जो तत्कालिक, जो अभी और इनोवेशन को बोलते हैं आविष्कार। जो तत्कालिक मॉडर्न में आविष्कार हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, उससे हमारे समाज पे मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो, और जो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रुकावट भी पड़ रहा है। ये किस रेफरेंस में बोला जा रहा है? मॉडर्न रेफरेंस में। और ये पूछा जा रहा है, जो ये पंक्ति दिया गया है, ये किस मतलब स्टोरी से अप्रोच से लिया गया है? इतना ICC, क्योंकि मैंने बताया था कि महात्मा गांधी मॉडर्नाइजेशन के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। लास्ट तक वो हमेशा खादी और स्वदेशी को ही प्रमोट किए। हमेशा वो, मैंने बताया कि ब्लैक कोट और वाइट कॉलर से हमेशा वो दूर रहने का सजेशन दिए। वही बोल रहे हैं कि जो आधुनिक आविष्कार या इन्वेंशन होता है, उसके कुछ जैसे कंटेम्प्रेरी हो गया या इमीडिएट इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, और उनका हम लोग विरोध भी नहीं कर पाते। विरोध कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अभी के मतलब जो मॉडर्न इनोवेशन हो रहा है, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव तो कर रहा है। 5G तो आ गया, बुरा प्रभाव उसका हम लोग के पड़ेगा। आज आपके घर में गौरैया यानी स्पैरो आपको हमेशा देखने को मिलती थी, हर किसी के घर में। आज बाय द वे ही किसी के घर में सबसे बड़ा रीजन 4G आया तो वो गौरैया को ख़त्म कर दिया। रेडिएशन उसमें से निकलता है, जो चिड़िया होती है ना, उस रेडिएशन में नहीं जिंदा रह सकती। कम हानिकारक, जो टावर के बगल में रहता है वो बहुत हानि उसके लिए है। एज आज एवरेज एज कम हो रहा है उस वजह से। तो आज गौरैया उस वजह से, यार देखते हो कि गौरैया कहाँ चली गई, यही सबसे बड़ा रीजन है 4G के। कौवा थोड़ा दिख भी जाता होगा तो गौरैया आपको नहीं दिखेगी, यही सबसे। लेकिन क्या हम 5G को रोक सकते हैं? वही इंडिया, मोदी जी ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्या हम लोग 5G लॉन्च कर दिए? देखिए, जो कंटेम्प्रेरी या जो अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में हमको नई उपाय है, उसके पीछे उपाय है। हम कंजर्व करेंगे उस चीज़ को, जितना तो हो सके लिमिट करेंगे। देखो, एक हेजार्ड करके इन्वायरमेंट में एक आता है टर्म, मतलब नुकसान तो हो गया, लेकिन मैं उस नुकसान को कितना तक कम कर सकता हूँ, उसको हेडाजियर्स बोलते हैं ना। ये हेजार्ड बहुत ज़्यादा हो गया नुकसान, तो मैं कितना तक नुकसान कर सकता हूँ, कितना लाइफ में एडजस्ट कर पाएगा। देखो 5G इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो मील का पत्थर होता है वो बन के साबित हुआ। बहुत सारे कंट्री, बढ़िया कंट्री यूरोप में अभी 5G लॉन्च नहीं कर पाए। इंडिया 4G का बहुत जल्दी 5G लॉन्च कर दिया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक तरफ बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि एक तरफ अच्छा करने के लिए, विकास के लिए, एक तरफ हमें थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ता है। आप लोग भी सुन लो, मैं आप लोगों को तो भूल ही गया कि आप लोग भी ऑनलाइन देख रहे हो, हमको थोड़ा सा इतना नुकसान सहना पड़ता है, राइट। तो इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल्स होंगे। पेड़ काट के क्या बना दिया जाता है? सड़क, मॉडर्न सड़क। नदी पे पुल बना दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए नदी पे डैम बना दिया जाता है। डैम से क्या होगा? फ्लड का समस्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो गया, एग्रीकल्चर में दिक्कत हुआ, आइट साइड का जितना जो लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही डैम अगर नहीं बनाएंगे तो आज ये जो फैन ऊपर चल रहा है, मोबाइल हमारा चार्ज होता है, मैं जिसमें आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल पाता, राइट। तो ऐसे ऐसे कुछ कारण है जिसको हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप ही लोग बोलिएगा कि मोदी जी तो पीछे कर दिए देश को। हो रहा है तो इन्वायरमेंट खराब। ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग अक्सर मिल जाते हैं हर जगह पे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से बता दो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, JL नेहरू
गाइस नो टॉकिंग, JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड में MG हमारे हैं प्रिय MG, MS लिख रहा हूँ, MG हो गए। और थर्ड में है SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब क्वेश्चन है वाई डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, मतलब इस कालक्रम के बीच या इस डेट के बीच इंडियन पॉलिटिक्स में कौन डोमिनेट किया और क्यों डोमिनेट था। डोमिनेट यानी प्रभुत्व क्यों था इंडियन पॉलिटिक्स में इस डेट में, और किसके वजह से था खासकर पूछ रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर में कल बहुत अच्छे से समझाया कि गांधी जी का कितना कितना पैसा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो वो किया होगा इसका एक तो मार्क्स सिक्योर हो गया। मैंने बताया था 1890 समथिंग करके, 1915 बताया था, यही ना बताया था, 1915 से 1948 ये फेस हुआ है जब वो इंडिया में साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी मार के हत्या कर दी। तो ये महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू इन सब गलत है, सब गलत, इसमें MG हमारे हो गए महात्मा गांधी। बोलो ओके। अब हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उम्मीद है कि ये तो सबको आना चाहिए। फर्स्ट में है ईरानियन सिविलाइजेशन, IC से ईरानियन सिविलाइजेशन लिख लेना। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ईरानियन सिविलाइजेशन मीन्स कौन सा सिविलाइजेशन, ठीक है, ईरानियन सिविलाइजेशन राइट। और सेकेंड में IND इंडियन सिविलाइजेशन राइट। और थर्ड में है अमेरिकन सिविलाइजेशन, AM फॉर अमेरिकन सिविलाइजेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास ऑल कंटेंट अवेलेबल है। एंड फोर्थ इज है यूरोपियन, U से यूरोपियन, C से सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ, किस पे बेस है। सबसे पहले सिंपल थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन उच्च विचार का कॉन्सेप्ट किस पे बेस है, किस पे आधारित है। तो अमेरिकन तो खत्म ही, दूगो तो देखते ही तुम लोग खत्म कर दोगे, अमेरिकन और यूरोपियन। कैसे जो स्टोरी है तुम लोग का बहुत ज़्यादा जिक्र इन दो सिविलाइजेशन का तो नहीं हुआ है, जिक्र हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन यानी IBC का, और इंडियन इतना नाम ही है। और ईरानियन सिविलाइजेशन का मतलब कौन सा सिविलाइजेशन ये बता दो। क्वेश्चन में देखो कितना फंसाया है। एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल में चल रहा था। पैरेलल यानी समानांतर, एक साथ चलने वाली दो सिविलाइजेशंस को बोलते हैं। तो बताओ ईरानियन सिविलाइजेशन उसका नाम है। एक और सिविलाइजेशन जो काफ़ी फेमस है, यहाँ से क्वाइन इसका यहाँ मिला है, इसका क्वाइन यहाँ से यहाँ मिला है, वो कौन सा सिविलाइजेशन है। पंडित जी खाली पंडित जी एक छोड़ के गए, पंडित जी पिछला क्लास अटेंड कर चुके हैं। पंडित जी को मैंने बोला कि एक जगह पे ही कहीं शिफ्ट कीजिए, आप भी उसका हाल कर दिए। कौन मूवी है वो, 3 इडियट में जो क्लास मिल गया उसमें घुस जाओ। हाँ नहीं वो 3 इडियट में था नहीं। हाँ जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लो। तो हाँ तो ये उस समय क्लास में इनको समझ, तो इसके बाद भी क्लास होने वाला रहिएगा। अरे ये बोलते हैं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। बोलिए किसी को पता है? मैंने लोकेशन बताया था मेसोपोटामिया का, ईरान में है मेसोपोटामिया। ईरानियन सिविलाइजेशन मीन्स मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है। यहाँ मेसोपोटामिया ना देखे, डायरेक्ट ईरानियन सिविलाइजेशन लिख दिया। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ईरानियन सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, come to the next questions, right? हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर के ऑप्शन है, शायद मैंने मिटा दिया, नहीं मिटाना था। MG है फर्स्ट में हमारे, फिर से आ गए। JLN है, जवाहरलाल नेहरू है, आगे। थर्ड में जाकिर हुसैन साहब हैं, जाकिर हुसैन।
और थर्ड में H.E. बेट्स साहब है, H.E. बेट्स। देखो गाइज, हु रोट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ICC किसने लिखा? एक साथ आवाज आनी चाहिए। कौन? इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो एक और फिर मैंने यहाँ पे जाकिर हुसैन साहब फिर हैं, MG हमारे फिर हैं, राइट। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद। और थर्ड में है IG श्रीमती इंदिरा गांधी। अब पूछ रहा है परफेक्ट मतलब किसी को झुकाव होना, बोल रहा है परफेक्ट एस्पिरिचुअलिज्म, जो एस्पिरिचुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक तरफ से जैसे आत्मवाद बोलते हैं एस्पिरिचुअलिज्म का। देखो ये मेरा थोड़ा सा इतना कंफ्यूजिंग ही रहता है इस चीज़ वर्ड को बोलना। स्पिरिचुअलिटी आदमी बोल लेता है, स्पिरिचुअल मैं हूँ, तो स्पिरिचुअल से कौन मटेरियल के तरफ चला गया, यानी मटेरियल को भौतिकवाद बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे सुख शांति ही इंसान हमेशा चाहता है, जहाँ हमेशा चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आत्मवाद नहीं हूँ। आत्मवाद मतलब होता है कि भगवान का पूजा करना, भगवान पे डिपेंड हो जाना, हर चीज़ सोचना कि मैं तो बैठ जाऊँगा, जो देंगे मुझे ईश्वर ही देंगे। तो इससे हट के, स्पिरिचुअलिटी से हट के और कौन सा मेटेरियलिज्म की ओर चला गया, यानी भौतिकवाद की ओर चला गया, यानी मुझे कर्म करना है, धर्म मेरा कर्म ही है, कर्म करना मेरा धर्म ही है, मैं कर्म करूँगा तो मुझे फल मिलेगा। इसके तरफ कौन आ गया? इसमें फिलॉसफी छुपा हुआ है। कौन सा फिलॉसफी? गीता। और महात्मा गांधी गीता से बहुत मतलब इंस्पायर्ड थे, राइट, इंस्पायर्ड थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो यही बोल रहा है कि आत्मवाद से भौतिकवाद की ओर कौन गया, किसका थ्योरी है, किसका प्रिंसिपल है? स्पिरिचुअलिटी के साथ से मटेरियलिज्म की ओर कौन गया? महात्मा गांधी, MG गए, ताकि हम MG का ही पाठ पढ़ रहे हैं, राइट। और हमारा क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये 9 नंबर ही इसके पहले था, नंबरिंग नहीं देना भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई हैव और DR से ड्रीम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई हैव और ड्रीम, आई हैव और ड्रीम, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, हाँ? पूरा नाम है I फॉर आई, H फॉर हैव, और का और यहीं आ जाएगा, मतलब DR फॉर ड्रीम, राइट। मैं शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा टाइम भी बचेगा और मैं PDF देने ही वाला हूँ, तो उतना ज़्यादा लिख के क्या फ़ायदा। और सेकेंड है ICC, फोर्थ है, थर्ड है BH, यानी भारत इज माई होम। और फोर्थ है द ER से अर्थ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में ऐसा कोई पार्ट नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, या कोई ऐसा सिविलाइजेशन भी यानी सभ्यता भी नहीं है, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, एक जहाँ के आदमी, जहाँ के लोग टोटली परफेक्ट हो। परफेक्ट यानी संपूर्ण, यानी पूर्ण को बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ कमी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आज फिर से सुन लो, किसी न किसी चीज़ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी आ ही जाती है। तो ये कहाँ से लिया गया? जो ये कोटेशन है कि दुनिया में ऐसा कोई पार्ट नहीं है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शंस इज फॉर्म। ये कहाँ से, जो कोटेशन है कहाँ से लिया गया है? आई हैव अ ड्रीम से, ICC से। अब ये सब बातें जो हो रही है फिलोसफिकल टर्म है, ये फिलोसफी वाली बातें हैं कि दुख क्या है, संसार क्या है, दुख को त्यागना है तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहत को त्यागना होगा तब मुझे मोक्ष मिलेगी। तो फिलोसफी इसमें बात है। जब फिलोसफी वाली बात है तो जाहिर सी बात है वो इंडियन सिविलाइजेशन में ही जाएगा। महात्मा गांधी इतने फिलोसफी वाले बात कर सकते हैं। हाँ, ICC हो गया। कौन बोला ICC? तुम बोला, बहुत अच्छा। हालांकि ना अच्छा है, तुम कैसे गलती बोल देगा यार तुम कैसे गलती बोल देगा।
देखो एक है, उसके बाद ग्रीस बोलो या ग्रीक बोलो, बोथ आर सेम, या फिर हिंदी में यूनान बोल दो, राइट। सेकंड में हमारा कौन सा है? इटली है, राइट। थर्ड में स्पेन है, थर्ड में पुर्तगाल है, PORTUGAL, पुर्तगाल, राइट। क्वेश्चन है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, जो ये वर्ड था एटिक सिविलाइजेशन, सिंपल समझ लो, ये वर्ड का मतलब किस में था, कौन से सिविलाइजेशन में था ये वाला वर्ड? एटिक सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? एटिक सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? चलो बताओ। ये वर्ड जो है, क्वेश्चन फिर से सुन लो, द वर्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, ये किस में एटिक सिविलाइजेशन है? एटिक सिविलाइजेशन वर्ड किस में था? यूनान होगा ना। हम अगर देखते हैं पिछला चैप्टर, कंफर्म ही हूँ मैं, तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ये लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे दैट द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, ग्रीस का ही एटिक सिविलाइजेशन था, ठीक है। यूनान होगा, ग्रीस हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो। हाँ यार, ग्रीस बराबर ग्रीक गाइस, ग्रीस बराबर ग्रीक बराबर यूनान, यूनान हिंदी में बोलते हैं, ग्रीस ग्रीक, ग्रीस जो बोलते थे तो एंशिएंट टाइम में, अभी मॉडर्न में उसको ग्रीस बोलते हैं। द वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन। उसके बाद 12th नंबर क्या है? सोसाइटी। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कौन बोला नहीं? होम, नेशन एंड थर्ड नाइस। बोल रहा है कि आवर एनेक्सेक्टर इंजॉय रूल, किस रूल को हमारे पूर्वज इंजॉय करते थे? एनेक्सेक्टर मतलब इंजॉय करते थे। बोलो ओ सुमित, व्हाट्स हैपनिंग देयर? एक मिनट, बोलो क्या होगा इसमें? हमारे पूर्वज कौन से रूल को ज्यादा एंजॉय करते थे इन चारों में से? हमारे एनेक्सेक्टर यानी पूर्वज, इसमें से कौन से रूल को ज्यादा एंजॉय करते थे, ये बताओ। सोसाइटी। हमारे पूर्वज, सपोज करो कि जो 2500 साल जो पहले होगा, 3000 साल पहले, उसके लिए नेशन क्या मतलब? नेशन इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सोसाइटी भी एक परिवार से ही मिलके बनती है। ये आदमी हो गया, ये आदमी का घर हो गया, परिवार एक एक परिवार मिलते चाहे नेपाल हो, चाहे दरियापुर हो, चाहे झाखरा हो, चाहे गायत्री मंदिर हो, ठीक है, ये सब मिल के ही एक सोसाइटी बनता है। हाँ, पौधे टोला भी, चलो ये एक पौधे टोला भी हो गया। तो ये सब से मिल के एक सोसाइटी बनती है। इसका जो ओरिजिनल आंसर इज होम। होम रूल को ज़्यादा एंजॉय हमारे पूर्वज करते थे, ठीक है। अब मैं मिटा दूँ, चलो। उसके बाद एक 30 नंबर क्वेश्चन है, जो मैं तुमको क्वेश्चन जो मैं लिखाऊंगा नहीं, ये मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन बड़ा है। क्वेश्चन देखो,
आवर फोर फादर मतलब भी पूर्वज भी होता है ना। अब वो बोल रहा है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, बोल रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे आखिर मशीन को क्यों नहीं इन्वेंट किया, आखिर क्यों नहीं उसका आविष्कार किया। उसका ऑप्शन सुन लो भाई, पहले सुन लो। दे वेयर जेलस ऑफ अस, क्या वो हमसे जलते थे इसलिए नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो समझते थे कि हम गुलाम हो जाएंगे। सेकंड, वो समझते थे कि हम एक दिन गुलाम हो जाएंगे, राइट। और थर्ड ऑप्शन है कि वो समझते थे कि हम खुश हो जाएंगे। गाइस वंस अगेन कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी यानी मशीन्स वगैरह को क्यों नहीं आविष्कार किया, क्यों नहीं इन्वेंट किया, क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ दे वेयर जेलस टू अस, वो हमसे जलते थे कि मैं मशीन बना लूँगा तो ये तो आराम करेगा। क्या वो जलते थे हमसे? कौन पिता जलेगा कि मेरे आने वाले फ्यूचर वाले अगर मैं घर बनवा दे रहा हूँ तो हर कोई खुश रहेगा, मैं घर बनवा दूंगा तो आने वाली मेरी पीढ़ी खुश रहेगी, राइट। और सेकेंड में है दे नो वी वुड बी हैप्पी, क्या वो जानते थे कि हम लोग खुश रहेंगे। क्या खुशी के लिए उन्होंने मशीन बनाया? वो तो हम तो दुखी थे ना, खुश थे कहाँ थे, अभी हम दुखी हैं। अब मान लो कि एक मशीन बना, दो लोग गया, फिर वही एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मशीन ने तुम्हारा काम 1 घंटा काम 5 मिनट में कर दिया, तुम खुश हो। एक मशीन में मैं गया काम करने, पता लगा मेरा दोनों हाथ कट गया, तो दोनों आदमी कहाँ खुश है? मैं तो दुख हो गया, मेरे को तो दुख मिल गया, मेरे तो दोनों हाथ कट गए, लेकिन यू आर हैप्पी बिकॉज तुम्हारा 1 घंटा काम 5 मिनट में हो गया, राइट। उसके बाद सेकेंड मैंने बोल दिया ना। थर्ड सुन लो कि वे जानते थे कि हम लोग एक दिन गुलाम बन जाएंगे। उसके बाद एक है दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, क्या वो हमको कंफर्ट नहीं देखना चाहते थे कि आरामदायक ज़िंदगी जिए, इसलिए उन्होंने मशीन नहीं बनाया। सारा ऑप्शन गलत है। सबसे सी है कि मशीन इसलिए उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि वो समझते थे कि हमने मशीन अगर हम बना लेंगे तो हम मशीन के गुलाम हो जाएंगे। आज भी देख लो, मशीन बन गया तो मशीन का काम अब आदमी का काम मशीन करने लगा है, तो बेचारा उस सब का तो खत्म हो गया ना, काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले क्या है? द अर्थ। सेकेंड में है ICC। मैं बता रहा हूँ, भारत इज माई होम। फोर्थ वन है आई हैव ड्रीम, आई हैव अ DR। ये गाइस प्लीज कीप साइलेंट। किसका? दरियापुर वाले का शादी में सच में नहीं है। आप बताइए कितने साल को? यार साल क्या मैटर करता है? किस चीज का बोल? किसका शादी का? मेरा कब शादी हो रहा है? होगा ना। अरे यार कहाँ शादी भी आओ, बहुत दूर। अरे कहाँ? अरे तुम कैसा बात कर, तुम तो मेरा पड़ोसी है यार, तुम बोल रहे सारा कोई आएगा, करूँगा उस दिन सब कोई आएगा। अरे काहे नहीं याद रहेगा? मैं गाइस देख लो, एक सेकंड बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी सब कुछ के बाद हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है जो आज भी दैट हैज़ कीप्ड इट अलाइव। आज ऐसा हिंदुइज्म में कुछ है जो आज भी जिंदा रखा है इसको। अलाइव यानी जिंदा रखना। हिंदुइज्म में कुछ है जिंदा रखता है अभी तक। ये जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है? इंडियन ICC से लिया गया है, क्योंकि जहाँ कल्चर सिविलाइजेशन का बात होगा वहाँ ICC ठोक देना आँख मूंद के, ठीक है।
हाँ बोला लो दे दो। क्वेश्चन नंबर 15, ओल्ड पीपल, राइट। सेकेंड में है आवर ANX मतलब समझ है ना, एन सेक्टर से हो रहा है यूथ। फोर्थ एडल्ट, एडल्ट मतलब पता है ना, एडल्ट मतलब पता है ना, तुम सबको कहा नहीं पता रहेगा एडल्ट मतलब है? 18 से ऊपर एडल्ट। एडल्ट मतलब होता है वयस्क को एडल्ट बोलते हैं। यूथ यानी छात्र, नेता, युवा। युवा 16 साल को भी युवा बोलते हैं, 18 साल को भी युवा बोलते हैं। अरे 30, आजकल तो राहुल गांधी जब 52 साल पे युवा हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकता है यार? क्या हो रहा है पीछे? मैं समझ सकता हूँ सब कोई अपने अपने इलाके में जाना चाहता है, चले जाना। तुम गायत्री मंदिर चले जाना, वो नेपाल चला जाएगा और दरियापुरी चला जाएगा, इधर चला देखो देखो देखो, बोल रहा है कि कौन वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल गाइज। इनमें से कौन थे जो स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड थे? स्मॉल विलेज में रह के वो सेटिस्फाइड थे। कौन थे वो? सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट थे। एक छोटे से घर में, छोटे से गांव में रह के कौन थे जो सेटिस्फाइड थे? क्या ओल्ड पीपल सेटिस्फाइड थे? क्या हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे? क्या कोई युवा सेटिस्फाइड था? या फिर एडल्ट वयस्क सेटिस्फाइड थे? किसमें कौन है बताओ? ओल्ड पीपल हमारे एनेक्स सेक्टर, मैंने बार बार बताया कि हमारे एनेक्स सेक्टर जितना पैसा कमाते थे उतना में ही रहते थे, वो पैसे के पीछे नहीं भागते थे। दैट्स वाई दे वेयर हैप्पी। लेकिन हम पैसे के पीछे भागते थे, इस वजह से हम खुश नहीं थे। इसमें इतना आसान आवर एनेक्स सेक्टर, कंफ्यूजिंग था ना, लेकिन एक नंबर दे के जाएगा आएगा तो अब हो जाएगा ना। उस मान लो एग्जाम में पूछ देता, तुम नहीं किए रहते तो 1 नंबर कट जाता। हम 20 तक करके गाइस, हम 15 की कितना हो गया है? 15 हो गया है। हम 20 तक करके आज समाप्त कर देंगे, क्योंकि 35 टोटल एमसीक्यूज है। हम कल भी एमसीक्यू क्लियर करेंगे। हैं? किस चीज़ का? इसका बोलो ना, तेज में थोड़ा बोलो, थोड़ा तेज बोलो ना, थोड़ा तेज। क्या किस चीज़ का क्लास ही पूछ रहा है? हिंदी का? मजाक नहीं। देखो फिर से वही है, पिंच स्नफ चीज लिख लेना, ठीक है। और सेकेंड में ICC। थर्ड में है भारत इज माई होम, ठीक है। और फोर्थ में है हाउ फ्री प्रेस। हाँ क्या कौन चला रहा है ये? एक मिनट, क्लास में मैं नहीं 1 सेकंड सुनिए। मैं खुद क्लास को एंजॉय करा रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, ताकि किसी का मुंह लटके नहीं। उसके बावजूद भी ये पत्थर, मान लो कि इसका सर में बाल नहीं। बिल्कुल अच्छा मैनर। कृष्णा, अगर तुम मारे होगे तो मुझे मैच्योर, अगर ये सब बच्चा सब करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि चलो ये सब बच्चा, लेकिन तुम लोग तो मैच्योर है यार। तुम लोग ये क्लास में मेरे रहते ये सब चलाओगे। अच्छा क्या
सब ये टोटली वो अपलोड होगा। नाम कितना मस्त है, लाइक हो जाता है। ऐसे बिल्कुल क्लास में नहीं चलता, बेचारा पढ़ने आया यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। देखो बोल रहा है वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस, यानी कौन किसको खोज रहा है? राधा को खोज रहा है। अरे यार गाइस क्यों ऐसे कर रहे हो क्लास में? वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस, मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो माइंड इज रेस्टलेस वाला कंसेप्ट है, जैसे दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, इसको जितना मिलता है वो उतना ही चाहता है और फिर भी अनसेटिस्फाइड है। ये कहाँ से लिया गया है? आईसीसी से लिया गया है 17 पे। लड़की और लड़का का बहुत ज़्यादा बात नहीं करो यार, अभी पढ़ाई है, एग्जाम है, कर लो। कौन कौन बोला अभी? वीडियो क्लिप कर दीजिएगा। सब वीडियो में रहेगा, जो देखेगा वो समझेगा, इसलिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आनंदमय। अपलोड होगा ना पूरा। फिर उसको ऐसा ठीक है। उतना मेरे पास सोर्स नहीं है एडिटर मर्ज करने वाला। उतना से देखिए, हम लोग का मतलब सब इजी है। नहीं देखो, हंसी मजाक वाला तो मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इधर से उसको टोना टोनी, ये आप लोग खुद 12th में वो कहीं से भी मैनर नहीं बनता था, वो इतना बड़ा पत्थर चला। मुझे भी तुम लोग हंसा दे रहे। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिविलाइजेशन हैज टॉट यू टू बी मोर विद ईच अदर। क्या सिविलाइजेशन हमको क्या सिखाते हैं एक दूसरे के साथ करना? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 है जलस, जेल फॉर जलस हो जाए। क्या हमको जलस सिखाता है हमारा सिविलाइजेशन? क्या सैड रहना सिखाता है? दुखी भी दुख रहना भी नहीं सिखाता। क्या फ्रेंडली सिखाता है? फ्रेंडली रहना सिखाता है एक दूसरे के साथ। क्या कॉम्पिटेटिव यानी CUM कॉम्पिटेटिव यानी एक दूसरे का विरोध करना सिखाता है? नहीं, इसका मतलब फ्रेंडली दोस्ती सिखाता है सिविलाइजेशन, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पिछला साल 2023 में आया हुआ है, इसमें ऑप्शन दे दूंगा। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? वो कौन सा पर्सन था जिसने नॉन वायलेंस और सत्य को यानी ट्रूथ को एक मुख्य हथियार यानी चीफ वेपन की तरह यूज किया है? किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। वो कौन था? तो ये क्वेश्चन था, तो पिछला में ऑप्शन था नॉन वायलेंस NV, अब इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया ट्रूथ को भी। इस बार हो सकता है नॉन वायलेंस ना पूछ के मेन वेपन में ट्रूथ दे दे, तो ट्रूथ देगा तो ट्रूथ भी रहेगा और नॉन वायलेंस भी रहेगा, किस रूप में? चीफ वेपन के रूप में, राइट। ओए बैक बेंचर्स, तुम लोग को कल से सबसे आगे बैठना पड़ेगा। आगे निकलेगा क्लास में, मस्ती में खुद करवाऊंगा, लेकिन जिस टाइम में मैं करा रहा हूँ तो उस टाइम डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना तो डिस्टर्बेंस होगा। ऑनलाइन क्लास होगा तो डिस्टर्बेंस होगा। बस 2 क्वेश्चन और उसके बाद मैं छुट्टी ही कर दूंगा इसको। ये महात्मा गांधी थे। गांधी वेंट टू चंपारण इन, गाइस गांधी चंपारण कब गए थे? गांधी वेंट टू चंपारण 1917, राइट। 1917 में कोई दिक्कत ही नहीं है, चंपारण गांधी उसी दिन आए थे। ये मैंने करवा रखा है गांधी जी के इंट्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, छूटे गर्दा उड़ा देना, नींबू जैसा निचोड़ देना सबको। एक सेकेंड, एक लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन था, जैसे ब्रिटिश वाले लोग, हंगरी या जो यूरोप के कंट्री है, उनके लिए इंडिया के लिए वो क्या सोचते थे? क्या वो इंडिया को चाहते थे? वांट था? क्या लिविंग था? इंडिया में रहना चाहते थे यूरोपियन सिविलाइजेशन वाले लोग? क्या वो रियल? अब रियल से यहाँ 2 मतलब है, एक रियल मतलब सच्चा होता है, एक रियल मतलब ओरिजिनल होता है। तो मुझे नहीं पता किस सेंस में यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पूछा था, तो मैं इसको पॉजिटिव वर्ड मान के चलता हूँ रियल। तो पॉजिटिव वर्ड है तो ब्रिटिश वाले या यूरोप वाले कभी इंडिया के सेंस में उस समय
पॉजिटिव सोचे ही नहीं थे। वो लोग तो बोलते थे कि काले चमड़े वाले तो कभी, वो हमेशा भैंस और सपेरा ही रहेंगे, वो कभी ऊपर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग हम सारे इंडियंस क्या थे, हर रिलीजन हर जाति के लोग सपेरा, सपेरों का देश वो लोग बोलते थे, राइट। वही मुकेश अंबानी जी ब्रिटेन से अपने बेटा बेटी के शादी में अंबानी जी बुलाते हैं, और IPL में हम लोग देखते हो चीयर गर्ल्स आती है, आखिर हम इंग्लैंड वालों को बुला के नचाते हैं कि नहीं नचाते? ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है गाइस, थर्ड ऑप्शन है र्यून। र्यून मतलब होता है नष्ट करना। नष्ट, क्या वो नष्ट करना चाहते थे? कॉस्ट नष्ट करना चाहते थे। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। वो रहना नहीं चाहते थे यहाँ पे, ना वो इंडिया को चाहते थे कि वो अच्छा रहे, और ना खुद वो रियल इंडिया को मानते थे। स्पेशली र्यून मतलब हमारा आज का क्लास समाप्त हो गया नष्ट होने के साथ। हमारे पास 15 क्वेश्चन रह गया है। 15 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। अब परसों से एक चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे दूसरा नया, ठीक है। और एक और एक सेकेंड बैठ जाओ अभी, प्लीज़ ऑफ कर दो इसे।